हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड ज्योग्राफी क्लास 8 चैप्टर नंबर 5 डिजास्टर्स, जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स रिमेनिंग थे, वो हम आज कर लेंगे। जिसके बाद हमारी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड 6 चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, वो भी हम चैप्टर कंटिन्यू कर लेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में सबसे पहला है, व्हाट इज मीन्ड बाय डिजास्टर। डिजास्टर क्या होता है? एन इवेंट that causes a huge loss of lives and property, may be natural or man-made, is called a disaster। कोई भी एक ऐसा इवेंट मीन्स घटना, कोई भी ऐसी घटना क्या जिससे बहुत बड़ा लॉस होता है लाइव्स का, ठीक है, बहुत सारी ह्यूमन लाइव्स का, और जो भी एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उन सभी का, और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, चाहे वो नेचुरल हो, प्राकृतिक हो या फिर मैन मेड हो, उसे हम बोलते हैं डिजास्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स के 2 एग्जांपल्स देने हैं आपको, और मैनमेड डिजास्टर्स के 2 एग्जांपल्स देने हैं। नेचुरल डिजास्टर के एग्जांपल्स हैं आपके अर्थक्वेक्स एंड फ्लड्स, एंड मैनमेड डिजास्टर्स आपके फायर्स एंड इंडस्ट्रियल और न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज देन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज। इसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, किस वजह से अर्थक्वेक होता है? द सडन शेकिंग ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? जब अर्थ अचानक से हिलने लगती है, अचानक से जब हिलने लगती है अर्थ, उसे हम बोलते हैं अर्थक्वेक। वॉल्केनिक इरप्शंस में कॉज अर्थक्वेक्स। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। जो वॉल्केनोज फटते हैं उन्हें बोलते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस, तो उसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 रीजन्स इन इंडिया दैट आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स। 2 क्षेत्र आपको इंडिया के ऐसे बताने हैं जहाँ पर अर्थक्वेक का पॉइंट ज़्यादा है, जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। तो कौन कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज आर अर्थक्वेक प्रोन एरिया। तो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज कौन से इंडिया के? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर फ्लैश फ्लड्स। फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं एंड व्हाट आर देयर कॉमन कॉज। उसका मेन कॉमन कारण क्या है जिस वजह से फ्लैश फ्लड्स होते हैं? तो फ्लैश फ्लड्स क्या होते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। फ्लड्स दैट अकर सडनली विदाउट एनी वार्निंग इज कॉल्ड अ फ्लैश फ्लड। वो फ्लड्स जो अचानक से हो जाते हैं बिना किसी वार्निंग के, ठीक है। एक फ्लड होता है जो हमें पता होता है कि यहाँ पर फ्लड आ सकता है, ठीक है। एक होता है जो बिना वार्निंग के अचानक से आ जाता है, उसे हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड्स। इसका मेन कॉमन कारण क्या है? रेनफॉल, लैंडस्लाइड्स, या फिर डैम जब ब्रेक हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं? आपके फ्लड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 2 इंडियन रिवर्स दैट कॉजेज सीवियर फ्लड्स। 2 इंडियन रिवर्स बतानी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लड होता है। तो वो 2 रिवर्स आपकी कोसी बिहार में एंड महानदी इन ओडिशा। ये 2 इंडियन रिवर्स हैं दैट कॉज सीवियर फ्लड, जिसकी वजह से ज़्यादा फ्लड आते हैं, ज़्यादा बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर साइक्लोन्स। साइक्लोन्स क्या होते हैं? ड्यूरिंग विच मंथ्स डू दे यूजुअली हिट इंडिया। किस महीने में वो ज़्यादातर साइक्लोन्स इंडिया में हिट करते हैं? अ काइंड ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच हाई स्पीड विंड्स स्वेल अराउंड अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ साइक्लोन। एक तरह का ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है, यानी कि तूफान होता है, ठीक है। एक तरह का तूफान जिसमें हाई स्पीड की जो विंड्स होती हैं वो स्विरल करती हैं, यानी कि ऐसे घूमती हैं, और वहाँ पर क्या होना चाहिए? आपका सेंटर में एक लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एरिया होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं साइक्लोन। इन मई, अक्टूबर एंड नवंबर मंथ्स दे यूजुअली हिट इंडिया। और इंडिया में ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो मई, अक्टूबर और नवंबर के महीने में हिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड यू नेवर टच बैगेज लेफ्ट अनअटेंडेड इन अ पब्लिक प्लेस। अब आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर हैं और आपको कोई ऐसा बैग दिखता है जिसका कोई भी ऑनर नहीं है, कोई भी उसके पास, मतलब उस बैग को कोई भी नहीं छेड़ रहा है, वो अनअटेंडेड है, ठीक है, तो वो आपको क्यों टच नहीं करना चाहिए? व्हाट शुड यू डू इफ़ यू स्पॉट सच बैगेज। और अगर आप ऐसा बैग कहीं पब्लिक प्लेस पर देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? वी शुड नेवर टच बैगेज लेफ्ट अनअटेंडेड। हमें कभी टच नहीं करना चाहिए, क्यों? बिकॉज एनी हार्मफुल थिंग्स कैन बी देयर। कोई भी हार्मफुल चीज़ वहाँ पर हो सकती है, जैसे आपका बॉम्ब्स एटसेट्रा। इफ वी स्पॉट सच बैगेज, अगर हम ऐसा बैगेज देखते हैं, सो वी शुड गेट अवे फ्रॉम दैट प्लेस। हमें उस प्लेस से दूर चले जाना चाहिए जहाँ पर वो बैग है, एंड इन्फॉर्म टू दी पुलिस, और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है, नेम एनी 2 ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेक अप द सिविल सोसाइटी इन इंडिया। कोई भी 2 ऑर्गेनाइजेशंस बतानी है जिन्हें मिलकर इंडिया की सिविल सोसाइटी बनती है। तो वो है आपकी एनसीसी एंड एनएसएस। एनसीसी मीन्स नेशनल कैडेट कॉर्प्स एंड एनएसएस है आपकी नेशनल सर्विस स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज शुड बी कैरीड आउट इन स्कूल्स एंड ऑफिसेज टू इंक्रीज डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को इंक्रीज करने के लिए किस टाइप की प्रैक्टिसेस, किस टाइप की एक्टिविटीज़ स्कूल में करवाई जानी चाहिए, ऑफिसेज में करवानी चाहिए? ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी कंडक्टेड। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
कंडक्ट करने चाहिए स्कूल्स में, ऑफिसेज में। मॉक ड्रिल्स टू टेस्ट प्रिपेयर्डनेस, मॉक ड्रिल्स भी करवाने चाहिए ताकि बच्चे मतलब ये टेस्ट करें कि प्रिपेयर्ड हैं नहीं है। एंड रिस्पॉन्स शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस और रिस्पॉन्स चेक करने के लिए मॉक ड्रिल्स भी रेगुलरली करवाते रहना चाहिए स्कूल्स एंड ऑफिसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नेपाली सिटी दैट वाज सीवियरली डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक ऑफ 2015। उस नेपाली सिटी का, उस नेपाल की सिटी का नेम बताना है। जब अर्थक्वेक आया था 2015 का, तो नेपाल की एक सिटी में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, सीवियरली डैमेज हो गई थी वो नेपाल की सिटी। तो वो कौन सी, उस सिटी का नेम बताना है। एंड व्हाई वाज दिस सिटी सो सीवियरली डैमेज, और इस सिटी को इतना नुकसान क्यों हुआ था ये आपको बताना है। काठमांडू वॉज सीवियरली डैमेज्ड बाय द अर्थक्वेक ऑफ 2015। काठमांडू जो थी आपकी सिटी है आपकी, वो ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचा था जब 2015 में अर्थक्वेक आया था। दिस सिटी वॉज सीवियरली डैमेज्ड। सीवियरली डैमेज क्यों हुई थी? बिकॉज न्यूमरस आफ्टर शॉक्स वर कॉन्टिन्यूड फॉर वीक्स। बहुत सारे हफ्तों तक, जब एक आपके क्या होता है ना, अर्थक्वेक में एक मेन अर्थक्वेक आता है और फिर उसके बाद जो मेन आता है उसके बाद बहुत सारे आफ्टर शॉक्स यानी कि छोटे छोटे अर्थक्वेक से आते रहते हैं। तो बहुत हफ्तों तक वो अर्थक्वेक महसूस हुए थे लोगों को, आफ्टर शॉक्स, और अर्थक्वेक का जो एपिसेंटर था वो वहीं पर था। इट वाज द रिजल्ट ऑफ एन अर्थ्स मूवमेंट अलॉन्ग द प्लेट बाउंड्री। अर्थ में जो प्लेट बाउंड्री होती है उसके पास एक अर्थ का मूवमेंट हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, अर्थ हिलने लगी थी, अर्थक्वेक आया था इस वजह से। तो काठमांडू में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 3 काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट वर बैडली अफेक्टेड बाय द डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल। डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल पढ़ा था हमने। तो जब डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल हुआ था उसकी वजह से कौन सी 3 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिन पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। तो वो 3 इंडस्ट्रीज थी आपकी, फिशिंग, टूरिज्म एंड ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग इंडस्ट्रीज। इन तीनों पर बहुत ज़्यादा नुकसान और बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल का। तो इसी के साथ हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए। हम कर लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, जिसमें सबसे पहला है डिजास्टर एंड हजार्ड में आपको डिफरेंस बताना है। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिजास्टर क्या होता है? एन इवेंट दैट कॉजेज अ ह्यूज लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। कोई भी ऐसा इवेंट जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइव्स और प्रॉपर्टी को नुकसान हो। हजार्ड क्या होता है? थिंग और कंडीशन दैट माइट लेड टू अ डिजास्टर लाइक अ रिवर दैट में कॉज फ्लड्स। कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से डिजास्टर हो सकता है उसे हम बोलते हैं हजार्ड। जैसे रिवर एक हजार्ड हो सकती है, इससे फ्लड आता है रिवर की वजह से, है ना, तो रिवर को आप एक हजार्ड कंसीडर कर सकते हो। डिजास्टर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, डिजास्टर कैन नॉट बी कंट्रोल्ड वाइल हजार्ड कैन बी कंट्रोल्ड। हजार्ड को आप कंट्रोल कर सकते हो। डिजास्टर के एग्जांपल्स हैं आपके फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर्स, एंड हजार्ड के एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, रिवर्स एटसेट्रा। ये सभी आपके हजार्ड्स हो गए। आई होप आपको डिजास्टर एंड हजार्ड में डिफरेंस समझ में आया। अब अगला डिफरेंस पढ़ते हैं हम। अगला डिफरेंस हमें करना है नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स में। तो नेचुरल डिजास्टर्स आर कॉज्ड बाय फोर्सेज ऑफ नेचर, नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल जो नेचर की वजह से होते हैं डिजास्टर्स उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। मैनमेड होते हैं, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन एरर और एक्शंस ऑफ मैन। इंसानों के काम की वजह से, ह्यूमंस की गलती की वजह से जो आपके डिजास्टर्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैनमेड डिजास्टर्स, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? वेरिड जोग्राफिकल कंडीशंस पुट देम एट हाई रिस्क ऑफ डिजास्टर। जब बार बार जोग्राफिकल कंडीशंस बदलती रहती हैं तो इसी वजह से नेचुरल डिजास्टर्स आने का खतरा बढ़ जाता है। और इसमें क्या बोल रहा है? माल फंक्शन ऑफ इक्विपमेंट, कहीं पर मतलब ह्यूमंस की गलती है तो क्या गलती हो सकती है? जैसे इक्विपमेंट ने गलत काम कर दिया, है ना, इक्विपमेंट सही से काम नहीं कर रहा है आपका, या फिर कुछ अनदेखी कर दी किसी भी चीज़ की, तो उसकी वजह से मैनमेड डिजास्टर्स हो सकते हैं। नेचुरल डिजास्टर के एग्जाम्पल हैं अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, और जबकि मैनमेड डिजास्टर के एग्जांपल्स हैं आपके फायर्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। ट्रेन एक्सीडेंट जो होते हैं या फिर फायर जो आग जो लग जाती है, ये सभी आपका मैनमेड है, नेचुरल तो नहीं है ना ये। तो ये डिफरेंस है आपका नेचुरल एंड मैनमेड डिजास्टर्स में। अगला डिफरेंस है आपका लैंडस्लाइड एंड एवलांच में। किसमें? लैंडस्लाइड्स एंड एवलांच में। लैंडस्लाइड क्या होता है? मास ऑफ लूजेंड रॉक एंड सॉइल मूविंग डाउन अ स्लोप। एक बहुत बड़ा मास यानी कि बहुत बड़ा पीस होता है, पीस बोल सकते हैं आप, किसका होता है? रॉक एंड सॉइल का, जो थोड़ा लूज हो गया है अपनी जगह से वो, और स्लोप से नीचे की तरफ आता है। जैसे ये है आपका स्लोप और यहाँ से एक बड़ा सा मास है ये रॉक का और सॉइल का, वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। और एवेलेंच क्या होता है? इनॉर्मस मास ऑफ आइस एंड रॉक मूविंग डाउन अ स्लोप। जो बर्फ़ का टुकड़ा या फिर रॉक जो होता है वो अगर आपके स्लोप से आता है नीचे की तरफ तो उसे हम एवेलेंच बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल था आपका एवेलेंच का। लैंडस्लाइड हो गया जैसे ये है, और यहाँ से आपकी सॉइल और थोड़ा सा पीस जो है रॉक का क्या हो गया, ये लूज हो गया तो वो नीचे आ गया, तो उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। लैंडस्लाइड डिस्ट्रॉयज बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवेज। लैंडस्लाइड की वजह से
बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एवलांच कॉजेज वेरी मच डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, और एवलांच की वजह से भी बहुत ज़्यादा मौत होती है और डिस्ट्रक्शन होता है, डैमेज होता है सभी को। लैंडस्लाइड के एग्जाम्पल्स हैं अर्थक्वेक, और एवलांच का है एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट। लास्ट डिफरेंस आपको बताना है फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स एंड सिविल सोसाइटी में। तो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स कौन होते हैं? पीपल हु टेक द फर्स्ट स्टेप टू कोप विद अ डिजास्टर। जब कहीं भी कोई भी डिजास्टर आता है तो उससे लड़ने के लिए जो विक्टिम होता है, जिसे जो फंस गया है डिजास्टर में, उसे ही पहला कुछ स्टेप लेना पड़ता है, क्योंकि हेल्प पहुंचने में तो टाइम लगता है ना, थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए जो लोग फर्स्ट स्टेप लेते हैं डिजास्टर से लड़ने के लिए, उन्हें हम बोलते हैं फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स। ठीक है। सिविल सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम विच द गवर्नमेंट गेट्स हेल्प इन डिजास्टर मैनेजमेंट। सिविल सोसाइटी में वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं जिन्हें गवर्नमेंट से हेल्प मिलती है, फ्रॉम विच वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी सिविल सोसाइटी में आती हैं जो आपकी गवर्नमेंट की हेल्प करती है डिजास्टर मैनेजमेंट में। उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम बोलते हैं सिविल सोसाइटी। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में क्या, अफेक्टेड पीपल देमसेल्व्स हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप टू कोप विद द डिजास्टर। सबसे पहला स्टेप उन अफेक्टेड लोगों को ही लेना पड़ता है, खुद ही डिजास्टर से लड़ने के लिए। सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जो इसके उसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस आती है, रेड क्रॉस, एनजीओज, एनसीसी एंड एनएसएस। ठीक है, ये हमारे डिफरेंस कंप्लीट हो गए हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। अब हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में सबसे पहला क्वेश्चन है, कैन ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीज द रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल डिजास्टर्स का जो खतरा है वो बढ़ सकता है? आप खुद बताओ, बढ़ सकता है? नहीं। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटीज एड टू द रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल डिजास्टर होने का खतरा बढ़ जाता है। आपको पता है डिफॉरेस्टेशन एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। जब डिफॉरेस्टेशन होता रहता है बार बार और फॉसिल फ्यूल्स को अगर आप ज़्यादा बर्न करते रहोगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। कंटिन्यूड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, इट में मेल्ट आइस, ग्लेशियर्स, आइस और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगेंगे। मेल्ट होंगे तो वो सी में आएंगे, समुद्र में आएंगे, वो पानी बन के समुद्र में आएंगे तो सी लेवल राइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, विच कुड कॉज फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में क्या हो सकता है, फ्लड हो सकता है, बाढ़ आ सकती है। ऑल्सो डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस रेनफॉल, और डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा, रेनफॉल कम होगा, तो रेनफॉल कम होगा तो ड्रॉट की कंडीशन आपको इंक्रीज हो सकती है, तो ड्रॉट भी आपका नेचुरल डिजास्टर हो गया फिर। तो इसी तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होगा, आपका खतरा बढ़ जाता है नेचुरल डिजास्टर्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाई डज अ डिजास्टर पुट अ स्ट्रेन ऑन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। एक डिजास्टर जो है वो कंट्री की इकोनॉमी पर एक स्ट्रेन क्यों डालता है, प्रेशर क्यों डालता है। स्ट्रेन मीन्स प्रेशर डालना या दबाव डालना, है ना। तो जब कहीं डिजास्टर आता है तो कंट्री की इकोनॉमी पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है क्योंकि लोगों को रेस्क्यू भी करना होता है, फिर वहाँ उस जगह पर रिकंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट करना होता है गवर्नमेंट को, तो एकदम से अचानक से एक अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर वहाँ पर आ जाता है। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पर, इन अ डिजास्टर अफेक्टेड रीजन, जहाँ पर डिजास्टर आया है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर, फील्ड और मैनमेड फैसिलिटीज़ जो होती है जैसे आपके रोड्स, ब्रिजेस, इलेक्ट्रिक लाइन्स, टेलीफोन लाइन्स, ये सभी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है, बिना प्लान किया हुआ खर्चा आ जाता है और वहाँ पर फिर लोगों को रेस्क्यू करना होता है, रिलीफ पहुँचाना होता है, रिकंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पर स्टार्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी पर एक स्ट्रेन पड़ जाता है, दबाव पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, वो जरूरी क्यों है, वाई इज इट नेसेसरी। डिजास्टर मैनेजमेंट इज अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स टेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ डिजास्टर टू रिड्यूस दी सफरिंग्स एंड डैमेज कॉज्ड बाय इट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, और वो स्टेप्स कौन से स्टेप्स होते हैं, जो हमें डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद हमें लेने चाहिए, ताकि जो डिजास्टर की वजह से सफरिंग्स हैं, जो नुकसान है और जो हमें सफ़र करना पड़ रहा है, उसे हम कम कर सकें उस चीज़ को। डिजास्टर मैनेजमेंट मेजर्स कैन हेल्प इन रिमूविंग पीपल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी ऑफ द थ्रेटेंड लोकेशन बाय फैसिलिटेटिंग टाइमली एंड इफेक्टिव रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एट द प्लेस ऑफ डिजास्टर, देयर बाय रिड्यूसिंग लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। क्या बोल रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हम करते हैं, हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पता है, तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, लोगों को उस एरिया से हम कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस एरिया से, जहाँ पर थ्रेटेंड, जो एरिया आपका थ्रेटेंड है कि खतरा है वहाँ पर कि डिजास्टर हो सकता है कुछ भी, ठीक है, वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं,
लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं कहीं और वहाँ पर टाइमली और इफ़ेक्टिव रेस्क्यू हम वहाँ पर कर सकते हैं, आराम से टाइम से हम लोगों को बचा सकते हैं और रिलीफ भी पहुँचा सकते हैं। फिर साथ ही वहाँ पर रिहैबिलिटेशन का वर्क भी हम उस जगह पर कर सकते हैं, जिससे प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं होगा, लोगों को बचाया जा सकता है और लोगों को ट्रॉमा भी नहीं होगा, यानी कि शॉक भी नहीं लगेगा। आई होप आपको समझ में आया डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एन अर्थक्वेक, अपने आप को आप अर्थक्वेक से कैसे बचा सकते हैं। कवर योर हेड, ठीक है, जब अर्थक्वेक आया है तो हेड और फेस को अपने आर्म से आपको क्या करना है, अपने हाथों से कवर करना है, ताकि जो भी फ्लाइंग और फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं आप उससे अपने आप को बचा सको। होल्ड ऑन द टेबल और बेड, टेबल या बेड को पकड़ लीजिए। इफ़ वी आर इन अ पब्लिक बिल्डिंग, अगर आप पब्लिक बिल्डिंग में हैं देन वी कैन स्टे वेयर वी आर, अगर हम पब्लिक बिल्डिंग में हैं तो हम जहाँ पर हैं हम वहीं रहेंगे, फिर नीचे की तरफ ड्रॉप करेंगे यानी कि बैठ जाएंगे, कवर करेंगे अपने आप को, ठीक है, आर्म से, और होल्ड कर लेंगे, यानी कि टेबल है, बेड है, कुछ भी चीज़ है तो उसे हम पकड़ लेंगे ताकि हमारी तरफ कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट ना आए, जो ऑब्जेक्ट आपका उड़ के आ रहा है या गिर गया है उससे हम बच सकते हैं। इफ़ वी आर आउटडोर्स, अगर हम बाहर की तरफ हैं, इफ़ वी आर आउटडोर्स मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स एंड ट्रीज एटसेट्रा, अगर हम बाहर हैं तो हमें बिल्डिंग्स और ट्रीज से दूर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी डन टू कोप विद डिजास्टर्स एट द टाइम ऑफ फ्लड, हम क्या कर सकते हैं जब फ्लड आया है उस टाइम पर, उससे लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ड्यूरिंग फ्लड्स के दौरान सोर्सेज ऑफ वाटर, जो सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं हमारे पानी जिससे हमें मिलता है, वो कंटामिनेट हो जाते हैं यानी कि पॉल्यूटेड हो जाते हैं, जिससे वाटर बॉर्न डिसीजेज बनने लगती हैं, ठीक है, पानी से जो बीमारियां फैलती हैं वो होने लगती हैं, जिससे डायरिया, वोमिटिंग, अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती हैं। टू प्रिवेंट दीज, इन सभी से बचने के लिए हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर फायर्स इन बिल्डिंग्स यूजुअली कॉज्ड, बिल्डिंग्स में जो आग लग जाती है वो किस वजह से लगती है ज़्यादातर। व्हाट शुड बी डन वेयर देयर इज़ अ फायर, हमें क्या करना चाहिए जब कहीं आग लग जाती है। फायर्स इन बिल्डिंग्स यूजुअली आर कॉज्ड बाय फॉल्टी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड वायरिंग, फॉल्टी स्टोव्स, लीकेज ऑफ कुकिंग गैस एंड केयरलेसली थ्रोन मैचेस और सिगरेट्स। बिल्डिंग्स में जो आग लगती है वो ज़्यादातर यूजुअली जो लगती है वो इस वजह से लगती है कि आपका इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो आपका ख़राब है, फॉल्ट है उसमें, कुछ वायरिंग में कुछ खराबी आ गई है, स्टोव्स आपके ख़राब हो गए हैं, जो गैस स्टोव्स होते हैं, या कुकिंग गैस लीक हो गई है, ठीक है, या वो किसी ने भी केयरलेसली माचिस की तिल्ली, जलती हुई माचिस की तिल्ली या सिगरेट फेंक दिया ऐसे ही, तो इस वजह से बिल्डिंग्स में आग लगती है ज़्यादातर। इफ़ फायर इज़ स्मॉल, अगर आग छोटी मोटी है तो आप फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं या फिर सैंड, जो रेत होता है, उसे डालकर आप उस आग को बुझा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी आग आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है, ठीक है, तो आपको वाटर कभी भी यूज़ नहीं करना है। इफ़ योर क्लॉथ्स कैच फायर, अगर आपके कपड़ों में आग लग जाती है, रोल ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड पर रोल कीजिए, टू पुट इट आउट, उसे बुझाने के लिए। द इनहेलेशन ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स इन अ फायर इज़ हार्मफुल, अब फायर में जो स्मोक है, फ्यूम्स है, जो धुआं हो जाता है आग की वजह से, उसे इनहेल करना, उसे सूंघना, उसे स्मेल करना हार्मफुल होता है, बिकॉज स्मोक टेंड्स टू राइज, अगर स्मोक बढ़ता रहेगा तो उस स्मोक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आग से दूर जाना चाहिए, क्रॉलिंग करते हुए धीरे धीरे। समझ में आया, तो इस तरीके से आप बच सकते हैं। और क्या बोल रहा है, गेट आउट ऑफ द बिल्डिंग एज क्विकली एज पॉसिबल, जैसा जितना जल्दी हो सके उस बिल्डिंग से आप बाहर निकलिए, बट डू नॉट यूज़ द लिफ्ट, बट लिफ्ट यूज़ नहीं करनी है। वंस आउटसाइड, जब आप बाहर पहुंच जाएं एक बार, देन कॉल द फायर डिपार्टमेंट, और फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स शुड अ कम्युनिटी टेक टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ डिजास्टर, एक कम्युनिटी, एक समाज को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें डिजास्टर के लिए। सो आंसर क्या है, पीपल शुड बी अवेयर ऑफ हजार्ड्स एंड वेज टू डील विद दैम, लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी हजार्ड है, हजार्ड अभी हमने पढ़ा जिसकी वजह से डिजास्टर हो सकता है, उन सभी के बारे में पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि उससे हमें कैसे डील करना है। ओके, बेसिक प्रोविजंस टू ओवरकम अ क्राइसिस शुड बी स्टॉक्ड, अब कोई भी क्राइसिस हो जाता है, कोई भी डिज़ास्टर आ जाता है, तो उससे हमें कैसे डील करना है, उसके बेसिक रूल्स प्रोविजंस हमारे पास होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। अ कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयर्डनेस एंड रिलीफ ऑपरेशन शुड बी फॉर्म्ड, एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए जो जिम्मेदारी ले कि कुछ भी अगर होता है तो उसमें क्या रिलीफ ऑपरेशंस करने चाहिए और क्या प्रिपेयर्डनेस हमें रखनी चाहिए। सिस्टम फॉर वार्निंग पीपल ऑफ अप्रोचिंग डेंजर शुड बी डेवलप्ड, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे अगर कुछ खतरा हो तो लोगों को बताया जा सके जल्दी से, है ना। अ प्लेस टू सर्व एज अ कंट्रोल रूम ड्यूरिंग डिजास्टर्स शुड बी आइडेंटिफाइड, और एक ऐसा प्लेस बनाना चाहिए, एक ऐसी जगह बनाना चाहिए जो कंट्रोल रूम का काम करे जब डिजास्टर हो,
है ना, ऐसी एक प्लेस भी होनी चाहिए। तो ये स्टेप्स सभी को लेने चाहिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए डिजास्टर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ फैमिलीज एंड इंडिविजुअल्स शुड प्रिपेयर फॉर डिजास्टर्स। फैमिलीज को और इंडिविजुअल्स को कैसे डिजास्टर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, वो अब आपको उसके कुछ स्टेप्स बताने हैं। बी अवेयर ऑफ द हजार्ड्स इन योर एरिया एंड टीच एवरी मेंबर हाउ टू रिएक्ट। जो भी आपके एरिया में हजार्ड्स हैं, डिजास्टर नहीं बोल रहा है, हजार्ड्स बोल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से डिजास्टर हो सकता है। आपके एरिया में जो भी हजार्ड्स हैं उनसे अवेयर रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, और हर मेंबर को ये भी टीच करना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे आपको रिएक्ट करना है, क्योंकि इमरजेंसी में एकदम से तो कुछ नहीं कर सकते ना। प्रिपेयर एन इमरजेंसी किट, एक इमरजेंसी किट हर फैमिली को, हर इंडिविजुअल को अपने लिए प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, और उसे एक ऐसे कन्वीनियंट प्लेस पर रखना चाहिए ताकि सभी फैमिली मेम्बर्स को पता हो और सभी की पहुंच में हो वो किट। टर्न ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस और इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ करना चाहिए। यूज ओनली फैमिलियर रूट्स एंड लुक आउट फॉर फॉलन पावर लाइन्स एंड डैमेज स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स। सभी जब आप घर से बाहर जा रहे हो, गैस और इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दीजिए, और फैमिलियर रूट्स, जिन रूट्स को आपको पता है, जो रास्ता सभी को पता है, उन्हीं रास्ते से जाना चाहिए, और ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पर पावर लाइंस तो नहीं गिरी हुई है नीचे, या डैमेज स्ट्रक्चर्स तो नहीं है, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है ना, तो ऐसा हो तो ध्यान से देखना चाहिए। फिक्स अप अ कॉन्टैक्ट पॉइंट आउटसाइड द टाउन इफ अ फैमिली गेट सेपरेटेड। अगर फैमिली सेपरेट हो जाती है, ये मतलब कहना चाहिए सभी फैमिलीज़ को एक साथ, सारी फैमिली को एक साथ बिठाकर, कि अगर हम किसी वजह से सेपरेट हो जाते हैं तो हमें इस पॉइंट पर मिलना है बाहर, ठीक है, ये बोलना चाहिए, ताकि सभी, अगर किसी वजह से आप लोग सेपरेट हो जाते हैं तो। फैमिली मेम्बर्स शुड नो हाउ टू कॉल इमरजेंसी सर्विसेज। फैमिली मेम्बर्स को ये भी पता होना चाहिए कि इमरजेंसी सर्विसेज को कैसे बुलाना है, एंड हाउ टू शट ऑफ द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, और गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बंद करना है। तो ये सभी चीज़ें आनी चाहिए सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी थिंग्स दैट एन इमरजेंसी किट शुड कंटेन। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इमरजेंसी किट में होनी चाहिए। इमरजेंसी किट शुड कंटेन वाटर, ड्राई फूड फॉर 4 to 5 days। इमरजेंसी किट में आपका वाटर और ड्राई फूड होना चाहिए जो 4-5 दिन तक चल जाए। इट शुड कंटेन फर्स्ट एड बॉक्स, उसमें एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें आपकी सारी एंटीसेप्टिक्स, कॉटन, बैंडेजेस, टेप, एस्प्रिन मेडिसिन होनी चाहिए स्टमक के लिए, ठीक है, स्टमक का मतलब पेट में गड़बड़ी हो जाती है जैसे, है ना। बर्निंग क्रीम होनी चाहिए जो बर्निंग पे लगाई जाती है। इट शुड कंटेन टॉर्च, रेडियो, बैटरीज, कैंडल्स, मैचेस, स्ट्रॉन्ग रोप्स, टूल्स एंड सम क्लॉथ्स एंड ब्लैंकेट्स। और उस इमरजेंसी किट में टॉर्च, रेडियो, बैटरीज, कैंडल, माचिस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रस्सियाँ, टूल्स और कुछ कपड़े और कुछ ब्लैंकेट्स भी होने चाहिए। किट शुड बी पैक्ड एंड केप्ट इन एन ईजी एक्सेसिबल प्लेस। और उस किट को अच्छे से पैक करके एक इजी एक्सेसिबल प्लेस में रखनी चाहिए जो सभी को पता हो। एवरी 6 months और हर 6 महीने में स्टॉक, जो आपने आइटम्स स्टॉक में रखी हैं उन्हें चेंज कर देना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें आपकी इमरजेंसी किट में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर देयर फ्लड्स इन असम एवरी ईयर। असम में हर साल फ्लड्स क्यों होते हैं, एंड हाउ डज इट अफेक्ट पीपल, और लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मेन रीजन्स फॉर फ्लड्स इन असम, असम में जो फ्लड्स आते हैं उसका मेन रीज़न आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट रीज़न है ब्रह्मपुत्र जो रिवर है आपकी, इट इज़ प्रोन टू फ्लडिंग। इसकी वजह से फ्लडिंग होती है बिकॉज ऑफ शीर फ्लो ऑफ वाटर दैट इट कैरीज, क्योंकि इसमें जो वाटर है ब्रह्मपुत्र में उसमें बहुत ज़्यादा फ्लो है वाटर का, जो उसमें वाटर है उसका बहुत ज़्यादा फ्लो है, जिसकी वजह से आसाम में हर साल बाढ़ आनी ही आनी होती है, फ्लड्स आने ही होते हैं। दूसरा है, इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स हैज़ बीन इंक्रीज बाय डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूमरस बिल्डिंग्स। बहुत सारी बिल्डिंग्स बनने की वजह से, माइनिंग होने की वजह से और डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से जो नदी के किनारे होते हैं, रिवर के बैंक्स होते हैं, वो इरोड हो गए हैं, जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस बढ़ गए हैं। ब्रह्मपुत्र वैली इन असम इज बॉर्डर्ड बाय हिल्स। ब्रह्मपुत्र वैली जो है असम में, उसके चारों तरफ वो जो है ना हिल्स हैं, पहाड़ हैं बड़े बड़े। द रिवर्स फ्लोइंग टू इट हैव फ्रीक्वेंट फ्लैश फ्लड्स। जो उन हिल्स में से रिवर्स फ्लो करती हैं ना, उसमें बहुत से कभी कभी फ्लैश फ्लड्स हो जाते हैं, अचानक से होने वाले फ्लड्स हो जाते हैं, विच में कॉज, जिसकी वजह से मेन रिवर में भी फ्लड हो जाता है। तो ये मेन रीजंस थे। अब क्या इफेक्ट पड़ता है हम ये देखते हैं। इट कॉजेज ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान पहुंचता है, प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है। ह्यूज नंबर ऑफ लाइफ स्टॉक्स आर ऑल्सो लॉस, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचता है। लार्ज पार्ट्स ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क आर फ्लडेड। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में, उसके भी बहुत सारे पार्ट्स फ्लडेड हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, लिविंग मैनी पीपल्स होमलेस। क्या बोल रहा है, बहुत सारे जो घर हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं। इट ऑल्सो डिस्टर्प्टेड कम्युनिकेशन एंड हैम्परिंग रिलीफ एंड रेस्क्यू। और इसकी वजह से कम्युनिकेशन की जो नेटवर्क है वो भी डिसरप्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और रिलीफ और रेस्क्यू वर्क में भी
हैम्पर कर जाता है वो, यानी कि रिलीफ और रेस्क्यू वर्क में भी नुकसान पहुंचता है। जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो कहाँ कहाँ रिलीफ पहुंचाना है, कि किधर लोग परेशान हैं, वो नहीं हो पाता है कांटेक्ट, है ना। तो इसीलिए उसमें भी हैम्पर हो जाता है, उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी यूजुअल कॉजेज ऑफ ऑयल स्पिल्स। यूजुअल कॉजेज क्या है ऑयल स्पिल्स के, ऑयल स्पिल्स ज़्यादातर क्यों होते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू एक्सॉन वेल्डेज एंड डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल्स। आपको 2 ऑयल स्पिल्स पढ़ाए थे हमने, एक्सॉन वेल्डेज एंड डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल, इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। कॉजेज क्या है ऑयल स्पिल्स के, दी एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व्स ships carrying oil, spillage while loading and unloading, leakage from offshore oil wells due to human error और failure of equipment। जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे ऑयल स्पिल्स जो होते हैं वो कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से हो जाते हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं ना, जो ऑयल ले जाते हैं, या फिर जब ऑयल को लोड या अनलोड किया जाता है तब स्पिलेज हो जाता है, फैल जाता है, या फिर ऑफशोर ऑयल जो वेल्स होते हैं ना, ऑयल के जो कुएं होते हैं, उनमें से लीकेज हो जाता है ह्यूमन की गलतियों की वजह से, या फिर इक्विपमेंट काम नहीं करता है इस वजह से। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा कारण है, सम ऑफ द वर्स्ट ऑयल स्पिल्स हैव अकर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ द यूएसए। यूएसए के जो किनारे हैं उन पर कुछ बहुत ही बुरे कुछ ऑयल स्पिल्स हुए हैं। उनमें से 2 हैं आपके, एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल 1989 में हुआ था, एंड डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल जो 2010 में हुआ था। ये 2 इसके एग्जाम्पल हैं, इन्हीं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल 1989, ऑन 24 मार्च 1989 को अ शिप कॉल्ड द एक्सॉन वेल्डेज, एक शिप है जिसका नाम है एक्सॉन वेल्डेज, अ ह्यूज ऑयल टैंकर, ये बहुत बड़ा ऑयल टैंकर था, एक्सीडेंटली अचानक से गलती से क्या होता है, रैन अग्राउंड ऑन अ रीफ इन प्रिंस विलियम साउंड। प्रिंस विलियम साउंड पे एक रीफ है, वहाँ से वो टकरा जाता है। ठीक है, ये रीफ जो है, ये जो प्रिंस विलियम साउंड है, ये इनलेट है पैसिफिक ओशियन का। अलास्का जो रिवर है उसके कोस्ट पर पैसिफिक ओशियन का इनलेट है, यानी कि उसमें से आप पैसिफिक ओशियन तक जा सकते हो। वहाँ से वो ऑयल टैंकर टकरा जाता है, एक्सीडेंटली उसकी तरफ चला जाता है, वहाँ से टकरा जाता है। फिर क्या होता है, इट स्पिल्ड अबाउट 4 करोड़ 10 लाख लीटर्स ऑफ पेट्रोलियम, और ये टकराने की वजह से क्या होता है, 4 करोड़ 10 लाख लीटर का जो पेट्रोलियम था वो सारे में फैल जाता है, जिससे ऑयल स्लिक होता है, और वो 2100 किलोमीटर कोस्ट लाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, उस मतलब सारे में फैल जाता है 2100 किलोमीटर तक। और पूरे ओशियन की अगर हम बात करें, ये कोस्ट लाइन बोला है ना कि किनारे किनारे हो गए, 2100 किलोमीटर तक फैल जाता है, और 28,000 स्क्वायर किलोमीटर्स पूरे ओशियन में वो फैल जाता है। ये था एक्सॉन वेल्डेज ऑयल स्पिल का। अब हम पढ़ते हैं डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल 2010। ओके, ऑन 20 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, अ गैस एक्सप्लोजन अकर्ड, एक गैस का एक्सप्लोजन हुआ था डीप वाटर हॉरिजन पे। अ ड्रिलिंग रिग, डीप वाटर हॉरिजन एक ड्रिलिंग रिग है जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में है, ईस्टर्न कोस्ट पर, यूएसए की ईस्टर्न कोस्ट पर है ये। द फायर आफ्टर द एक्सप्लोजन, वो जो गैस की वजह से एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से आग लग जाती है, विच कॉज द डीप वाटर हॉरिजन, जिसकी वजह से जो डीप वाटर हॉरिजन था ना वो 22 अप्रैल को क्या हो गया, सिंक हो गया, यानी कि डूब गया। देयर आफ्टर, उसके बाद एन ऑयल स्लिक बिगेन टू स्प्रेड, एक ऑयल स्लिक वहाँ पर फैलने लग गया, फ्रॉम वेयर इट द रिग हैड बीन, जहाँ पर उसका रिग था वहाँ से ऑयल स्लिक सारे में फैलने लग गया। ये था आपका डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्पिल 2010। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है अच्छे से, एंड आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार देख रहे हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।